प्रोग्रेस। चलिए बहुत बढ़िया। जिसने भी ये करतब दिखाया, ये लाइन खींची है ना एसएससी पे, तो ऐसे खींचो, ऐसी वाली लाइन एमपीपीएससी और यूपीएससी पे। थोड़ा अच्छे जो सोचो तो कुछ अच्छा सोचा करो, ऐसे गंदी गंदी चीजें मत सोचा करो। चलो बहुत बढ़िया। और ऐसे काट रहे हो, काटना नहीं है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट जो है सबसे पहले हमारे करंट अफेयर के सेशन को देख लेते हैं। करंट अफेयर का सेशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो है महत्वपूर्ण। डैशबोर्ड सही नहीं जमा आज का। जूम में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें हमारा डैशबोर्ड खुद बनाना होता है। इसको क्या करेंगे, इन सबको कर देते हैं मिनिमाइज, कट कमेंट, और ये भी कर दो। चलिए तो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सेशन को। तो सबसे पहला जो हमारी न्यूज है, पॉइंट टू रिमेंबर, आप सभी को पता ही है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अब हम चलते हैं हमारी आज की पहली न्यूज जो आपके पास है, फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज हमारी कुछ इस तरीके से कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 टू 24 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 18 टू 24 ऑफ नवंबर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाना है। अब जैसे हम बात करते हैं कि वर्ल्ड एंट्री माइक्रोबियल अवेयरनेस जो आपके पास है, ये क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, तो एक बार देख लीजिए क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट कोरोना वायरस जो आपके पास है, कोरोना वायरस की न्यूज चारों तरफ है, और इस पे यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, टाइप ऑफ वायरस कितने टाइप की, एक तो कॉमन कोल्ड होता है, रेट्रोवायरल वायरस जो आपके पास है उसके बारे में एक आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब यहाँ पे जैसे ही बात करोगे तो क्या होता है कि दो तरीके के जीव हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें जो है बीमार करते हैं, डिसीज लेके आते हैं। एक क्या होता है आपका वायरस होता है, और दूसरे कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एक होता है वायरस और दूसरा कौन सा होता है आपका? बैक्टीरिया। काफी सारे डिफरेंस है, बायोलॉजी जिनने पढ़ी है उनको पता ही होगा। एट प्रेजेंट में हम क्या बना रहे हैं? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल डे जो आपके पास है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि ये आपकी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, और ये किससे दिखाई देते? माइक्रोस्कोप से। इसकी वजह से मैंने क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी सारी तरीके की बीमारियां कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया अगर हो तो आपको पता होगा टीबी कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, टिटनेस जो आपके पास है, टिटनेस। और वायरस है तो कॉमन कोल्ड कर सकता है, आपको पता होगा। एट प्रेजेंट में कोरोना वायरस, कोरोना नाम की बीमारी आपको कर सकता है। तो ऐसे ही अगर पोलियो वायरस है तो वो आपको पोलियो डिसीज जो है उससे ग्रसित कर सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के वायरस और बैक्टीरिया और इनके द्वारा होने वाले रोग होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी पता है क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी की अगर आप बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जो आपके पास है वो क्या है? हम इनके लिए केयरलेस होते हैं। केयरलेस कैसे होते हैं? थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हुई, हम मेडिकल वाले अंकल के पास गए और हमने बोला कि आपने ही करी है मास्टर्स इन मेडिसिन और आप ही हमें बताओ सबसे अच्छी दवाई क्या है। तो वो आपको बिल्कुल 50 रुपए के अंदर एक जादुई घुट्टी दे देते हैं और आप उसको खाते हो। अच्छे होते हो कि नहीं होते वो नहीं पता, लेकिन क्या होता है अगर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस आपके अंदर है, अगर वो अच्छे से मतलब पूरी तरीके से नहीं मरता, तो वो क्या होता है? उस डिसीज या जो टेबलेट आप ले रहे हो उन सभी के लिए क्या हो जाते हैं? वो अपने आप को ढाल लेते हैं, वो अपने आप को वैसा बना लेते हैं कि अगली बार आप इन टेबलेट्स को खाओगे तो उन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो क्या करें? तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे ड्रग्स को चेंज करके दूसरा सेकंड लाइन ड्रग लेने पड़ते हैं, और इनसे भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर थर्ड लाइन ड्रग लेने पड़ते हैं। अगर आपके कभी भी आपके सर्कल में कोई भी टीबी पेशेंट आया हो, तो उस टीबी पेशेंट में आपको पता होगा कि सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं या आशाएं होती हैं, वो घर पे आती हैं और आपको सामने टेबलेट खिला के जाती हैं कि सामने खाओ।
कारण क्या है उसका? उसका कारण यही है कि एक दिन की टैबलेट आप मिस करोगे, फिर वो क्या हो जाएगी, इनफेक्टिव हो जाएगी, और यही दिक्कत परेशानी चल रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। फर्स्ट डिग्री डिसीज जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए, सेकंड डिग्री ड्रग्स के लिए, थर्ड डिग्री ड्रग्स के लिए माइक्रोबियल क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे जो आपके पास है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल रही हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड स्टॉप रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? जो आपके ड्रग्स वगैरह होते हैं उनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है उसको रोकना। अब एक कैंपेन है भारत सरकार का, इसको आपको याद रखना है। भारत सरकार का कैंपेन का है, क्या है? रेड लाइन कैंपेन। ठीक है, क्या है? रेड लाइन कैंपेन। इसमें क्या होता है, ऐसी दवाएं जो माइक्रोबियल के लिए बनाई गई है ना, उनमें आप देखोगे एक लाल कलर की लाइन पीछे खींच दी जाती है, एक रेड कलर की लाइन होती है, और ऐसे ड्रग्स को विदाउट दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा है। तो अगर आपको कोई भी ड्रग्स लेना भी है, कॉमन है या नहीं, तो आप उसके जो स्ट्रिप होती है उसके पत्ते के पीछे देखो, अगर लाल लाइन खिंची हुई है तो समझ लो इसे डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं लेना, और इसके परमिशेबल डोज डॉक्टर जितने देता है उतने ही लेना है। अपना दिमाग मत लगाना, इतनी बड़ी दिख रही है, इसको आधा अभी खा लेता हूँ, आधा शाम को खा लूंगा, रसगुल्ले की तरह इसको रख दो, ऐसा आपको दूर दूर तक नहीं करना। तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे आपको पता चल गया, और कोरोना वायरस के टाइम पे तो और भी ज्यादा ये इंपोर्टेंट हो गया। तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो अब चलते हैं आगे की तरफ। सर मिठाई खत्म हो गई? अभी नहीं हुई, अभी तो एक डिब्बा रखा हुआ है। आप लोग अगर पहुंचा रहे हो तो हाँ खत्म हो गई। सर इतने सारे डेज हो गए, अब लर्न नहीं होते। ये कभी ऐसा नहीं बोला कि इतनी सारी चपातियां खा ली अब नहीं खपती। कभी बोला ऐसा? कभी नहीं बोला। इसे कहते हैं सेल्फिश एटीट्यूड। सर रसगुल्ले कौन आधा आधा खाता है? इंसान। बाकी जिसको नहीं मिले होते तो पूरा गप कर जाते हैं ऐसे करके, ऐसे पूरा ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। अंशिका कह रही है कि सर चींटियां खाती हैं। सर आज वर्ल्ड काइंडनेस डे भी है, इसलिए मैं आपको कितने दयालुता से आपके सामने पेश आ रहा हूँ। ये देखो, दिस इज माय काइंडनेस एंड हम्बलनेस। चलो आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अभी आपको पता होगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो आपके पास है, पद्मश्री अवार्ड अभी दिए गए हैं। हाँ, चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। वो सारे डेज आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, नहीं तो आप लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसकी वजह से मैं ये डेज, ऐसे डेज को कवर नहीं करता जो एग्जाम में ना आए। अभी एट प्रेजेंट में कोरोना वायरस है ना, इसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल डे आ सकता है, पूछा जा सकता है। और यूपीएससी वाले तो याद रखेंगे, और जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न तरीके की टीवी कौन सी होती है। अभी तो आपके लिए विभिन्न तरीके की टीवी कौन सी है, एक तो रेगुलर जो आपके पास है लाइट वाली टीवी, एक तो कौन सी होती है, एलईडी टीवी होती है, और आजकल कैसी आ रही है, जो एच डी एलईडी, रेडी एच डी एलईडी टीवी आ रही है। ये सारी टीवियां आज आपके जीवन में, लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, हाँ ओलेड टीवी भी आ गई अब। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में कैसी टीवी होती है, एक तो एम डी आर होती है, एम डी आर टीवी, एक होती है एक्स डी आर टीवी, और एक होती है डबल एक्स डी आर टीवी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन रेजिस्टेंस ड्रग्स के लिए होती है वो एमडीआर टीवी होती है, मतलब मॉडरेट टीवी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये क्योरेबल होती है। एक्सडीआर टीवी मतलब क्या, वो ऑर्गन में बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है और अब कैंसर के चांसेस बनाने लगी है।
और फर्स्ट लाइन ड्रग से इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, सेकंड लाइन ड्रग से ट्रीट। और डबल XDR टीबी का मतलब वो कैंसर वाली स्टेज में पहुंच चुकी है और अब हम पेशेंट को नहीं बचा सकते। पेशेंट से बोल देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में लिमिटेड दिन बचे हुए हैं, जितना एंजॉय करना चाहो कर लो, अमित सर की क्लास लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसी का वीक हमने बनाया है, तो उसको याद रखें। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, जी हाँ, डॉट ट्रीटमेंट होता ना प्रशांत, ये MDR टीबी के लिए होता है, फर्स्ट लाइन रेजिस्टेंस टीबी के लिए होता है। इसमें ड्रग्स के नाम भी हैं, वो मैं आपको तभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं डॉक्टर भी बन गया हूं, अभी नहीं बता सकता, तभी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एक करके। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो ये है कि पाकिस्तान के पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जो है, इनको हमने क्या दिया है, पद्मश्री अवार्ड दिया है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया इनको क्यों दिया, पाकिस्तान से इतना विशिष्ट प्रेम हमें क्यों हो गया कि पाकिस्तान के सैनिक को हम क्या कर रहे हैं भाई, पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ये क्वेश्चन अब देखते हैं कि है क्या। तो आपको पता होगा 1971 1971 के समय पे क्या हो रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी। क्या चल रही थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब ये क्या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, तो इसको समझने के लिए पहले हमने भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा, और ये तुरंत 1 सेकंड के अंदर बन गया भारत का मानचित्र। और जैसे ही भारत का मानचित्र आप बनाओगे तो आपको एक बात पता लगेगी, क्या कि एक जब पाकिस्तान बना था ना शुरुआत में, तो 1947 1947 के समय क्या हुआ था, एक तो वेस्टर्न पाकिस्तान बना था और दूसरा कौन सा बना था आपका, ईस्टर्न पाकिस्तान बना। क्या बना, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान बना। हमने बोला कि चलो बहुत बढ़िया बात, लेकिन फिर दिक्कत परेशानियां स्टार्ट हो गई, और वो दिक्कत परेशानियां कौन कौन सी थी वो आपको जानना चाहिए। वो दिक्कत परेशानियां कुछ इस तरीके से थी कि 1971 से पहले तक वेस्टर्न पाकिस्तान का दबदबा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा दबदबा था। तो रियल में पाकिस्तान में किसकी सुनी जाती थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनकी सुनी जाती थी। और ये ईस्टर्न पाकिस्तान है, इनको तो मार्जिनल पीपल समझा जाता था। एक्चुअली इनको ये लोग मुस्लिम्स भी नहीं मानते थे, ब्लैक मुस्लिम्स जो आपके पास है उनको मानते थे। अब हुआ क्या यहाँ पे, बहुत काफी सारे 1970s तक 1970 तक आते आते सारे डायनेमिक्स बदल गए। अब ये डायनेमिक्स बदल गए, इसका मतलब क्या है, इसको एक बार देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ द डायनेमिक्स, इसका मतलब क्या है। तो देखिए 1970 तक आते आते 1970 जो आपके पास है, 1970 तक आते आते क्या हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान की जनसंख्या जो है वो कम हो गई, ईस्टर्न पाकिस्तान की जनसंख्या जो है वो ज्यादा हो गई। और जैसे ही जनसंख्या कम ज्यादा हुई, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही जब 1970s में चुनाव करे गए, तो ईस्टर्न पाकिस्तान की पार्टी जो है आवामी लीग जो है, उसने मुस्लिम लीग को हरा दिया। आवामी लीग जो आपके पास है, उसके लीडर कौन हुआ करते थे, मुजिब उर रहमान, जिनको बंग बंधु कहा जाता है। और शायद आप में से किसी को याद होगा कि भारत का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 का इनको दिया गया है। कौन सा दिया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे, मुजिब उर रहमान साहब क्या बन गए थे यहाँ के लीडर, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान जो है, वेस्टर्न पाकिस्तान ने इनको लीडर रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और इनको वेस्टर्न पाकिस्तान में बुलाया और उनको वहां पे कैद कर लिया। तो ये पॉलिटिकल इम्बैलेंस जो था ना, उसने क्या कर लिया, ईस्टर्न पाकिस्तान में, एक पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान में आजादी की लहर को बरपा दिया। और जैसे ही लोग आजादी की डिमांड करने लग गए, वैसे ही फिर पाकिस्तान ने अपने जैसा एक काम किया, वाहियात काम किया। वो क्या था, यहां पे एक ऑपरेशन चलाया, दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन सर्च लाइट। कौन सा ऑपरेशन चला गया, सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन सर्च लाइट में क्या किया था, इसने पाकिस्तान के द्वारा अगर बांग्लादेश में कोई वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उसको शूट एट साइट के ऑर्डर जारी कर दिए गए। काफी सारी महिलाओं के साथ ब्रूटल बिहेवियर किया गया, रेप किए गए, मार दिया गया, काफी सारे लोगों को मार दिया गया। और इसी समय पे ऐसे इवेंट्स जो चल रहे थे, जो वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान पे इतनी ब्रूटलिटी, इतना कहर बरपा रहा था, उसी समय पे एट दैट टाइम पाकिस्तान के एक जनरल हुआ करते थे
कर्ज सैयद अली साहब जो आपके पास हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सेना से रिजाइन कर दिया। इतना इनह्यूमैनिटेरियन काम चल रहा था, उसको रिजाइन करने के बाद इन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट किया और मुक्ति वाहिनी सेना जो है उसकी लीडरशिप इन्होंने संभाली और काफी सारे लोगों को ट्रेन किया। और शायद आपको पता होगा मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड सेना थी, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ रहे थे उन सभी के लिए। और इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के कारण क्या हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के कारण 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्ट से अलग हो गया, इसका नया नाम पड़ा बांग्लादेश। और बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने वाला इंडिया जो आपके पास है पहला देश था। और इसकी आजादी में जितने लोगों ने जो आपका कंट्रीब्यूशन किया उनको हम सम्मानित करते हैं, और इसी की वजह से पाकिस्तानी सैनिक जो आपके पास है उनको हमने पद्मश्री दिया है। कारण आपको समझ आ गया कि क्यों दिया है। अब आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी सैनिक को भी पद्मश्री मिल सकता है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री मिल सकता है। अब कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने थी। कौन सा अवार्ड मिला गांधी पीस प्राइज ऑफ 2021? सर वॉइस कम आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? कान में वायरस आ गया, सही करवाओ कान। मम्मी से बोलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आए, कान में डालें, सारे की सारी गन सीरीज जू करके बाहर निकल जाएगी, जू। सर मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ लीव करके। जी हाँ बिल्कुल करिए। सर ये अलग अलग अवार्ड हैं, इनको मैंने पढ़ाया हुआ है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। अगर आप ऐसे पूछोगे तो फिर वो दिक्कत परेशानी में पड़ जाओगे, तो इनको कैटेगराइज ही पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा लेक्चर ही देना पड़ेगा, पद्म अवार्ड जिसे कहते हैं। और यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसको पढ़ाया हुआ था एक बार, शायद जो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनको पता होगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो पहले श्री आता है, उसके ऊपर पद्म भूषण आता है, और उसके ऊपर आता है पद्म विभूषण, और उसके ऊपर आता है भारत रत्न। इन सबको क्या बोलते हैं? रत्ना अवार्ड कहते हैं। इसकी अगर आप बोलोगे तो एक पूरी परफेक्ट क्लास ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और 1.5 घंटे लगेंगे पूरा इन सारे अवार्ड्स को पढ़ाने में। क्या अंतर है, क्या नहीं है, कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती हैं, अब तक किसको मिला, फॉरेन रेसिपेंट कौन है, कौन कौन से टाइम पे इनको पॉज किया गया था, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते रहते हैं, उनको करेंगे। ठीक है सर, आप कितनी क्लासेस लोगे? मैं सुबह लगभग 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ और रात को 11 बजे तक पढ़ाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सभी को पता चल गया, और नहीं पता चला तो नन्ही सी जान के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आध बार में कहीं कोई एग्जाम धोखे से दूं तो मैं टॉप मॉप ना कर जाऊं, इसलिए अब मैं एग्जाम देना बंद कर रहा हूँ। ये जस्ट मजाक था, सीरियस मत ले जाना। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो है उसकी तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज जो है, मैंने तो अब तक टॉप ना करा, अब क्या टॉप करूंगा। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है एक अच्छी न्यूज है, बड़ी शानदार न्यूज है, इसको आपको करना है। वो न्यूज कुछ इस तरीके से, जनजाति बहुल बाचा बना सौर ऊर्जा से संपन्न देश का पहला गांव। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाचा गांव जो आपके पास मध्य प्रदेश का गांव है, कौन सा गांव है? बाचा गांव मध्य प्रदेश का। ये कहां पे है? बैतूल जिले में है, ये देख लो। गांव का नाम क्या है? बाचा गांव है। ठीक है, बाचा, जिसको याद नहीं हो रहा वो चाचा से याद रख लो, बाचा गांव।
और यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है, गोंड जनजाति जो आपके पास है, गोंड जनजाति रहती है। ठीक है, बाचा गांव, बैतूल जिला, तो बाफ और बैतूल, बाफ और बाचा, और इसके बाद गोंड जनजाति जो आपके पास है यहाँ पे निवास करती है। इन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ग्रिड सोलर प्लांट जो है उनको लगाया, और इससे क्या बन गया है, ये पहला सौर संपन्न देश का पहला जो आपके पास है जनजातियों वाला गांव बन गया। हमने बोला चलो ठीक है, इसमें सभी 75 घरों में हमने सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण जो हैं उनको लगा दिया है। ये सारी की सारी चीजें जो आपके पास हैं, इनको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट सोलर एनर्जी विलेज बैतूल में है, बाचा गांव में है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, और वो अच्छी बात है भाई, देखो इस बार मध्य प्रदेश जनजाति पे कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, जनजाति जो है उन पे कुछ ज्यादा ही तवज्जो फरमा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, जनजाति जो है उसको याद रखना है, जनजातियों के बारे में सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा, ये देखो ब्रह्मांड से मेरे स्पेस शटल से दूसरे शटल में पहुंच गया था, आ गया फिर से। जी हाँ, बिरसा मुंडा आप सभी को याद है, तो वो लिखते जाना। और ट्राइब्स स्पेशल फोकस में है, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन में है। तो बिल्कुल आपको ट्राइब्स के बारे में सारी चीजें याद रखनी है। तो मैं तो देख रहा हूँ जनसंपर्क विभाग में आजकल जितने भी उनके ट्वीट आ रहे हैं या जितने भी इनकी पोस्ट हो रही हैं, 90% आर रिलेटेड टू दी ट्राइब्स। 90% जो आपके पास है ट्राइब्स है। सर आज हबीबगंज का नाम भी चेंज हो गया है, 15 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी की है। जी हाँ, जनजाति गौरव महोत्सव जो आपके पास है हम, जी वो खबर जब मेरे पास आएगी, कलावती देवी, कलापति देवी या कलापति रानी, जो भी है मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास वो न्यूज उड़ती उड़ती आई नहीं है, जैसी आ जाएगी तो कंफर्म करके मैं कराऊंगा। तो ये जो आपके पास है यहाँ पे हो गया। वैसे नाम चेंज करके क्या ही कर लोगे, इतना अच्छा नाम था हबीबगंज, कम से कम याद तो था। खैर ये भी अच्छा है। तो अब चलते हैं अगली न्यूज जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आपके पास है, पद्मश्री विजेता, ये यूपीएससी वालों के लिए न्यूज है। यूपीएससी अपने कान खड़े करके सुन लो, एमपीपीएससी वालों के लिए थोड़ी देर बाद आएगी, ऐसी न्यूज है। यहाँ पे क्या है, पद्मश्री विजेता जो है दुलारी देवी, याद रखना इनका नाम, दुलारी देवी जो आपके पास है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भेंट करी है। अब मैं इनको याद करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध कला है, मधुबनी कला। कौन सी है, मधुबनी कला, कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, मधुबनी इज द आर्ट स्टाइल ऑफ द बिहार। इस मधुबनी कला में क्या किया जाता है, मधुबनी कला जो आपके पास होती है, इसको नेचुरल कलर से कैनवस पे डिपिक्ट करके पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई जाती है। जनरली इसकी थीम राधा एंड कृष्ण भगवान पर थीम जो आपके पास है होती है। मधुबनी जो आपके पास है लोअर बिहार के प्लेन्स में बनाई जाने वाली कला है। तो इसमें इनको क्या मिला, इनको आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि पद्मश्री अवार्ड जो आपके पास है वो दिया गया। उसी के साथ साथ ये किससे मिली, आपके प्राइम मिनिस्टर से मिली। किससे मिली, किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लो जितने भी पद्म अवार्ड होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देते हैं। तो पद्म अवार्ड किसने दिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। मिला किसको है, तो जो दुलारी देवी जो है उनको। तो अब आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले जाना आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जाना है, और मधुबनी स्टाइल जो है, मधुबनी स्टाइल, कालीघाट स्टाइल, राजस्थानी जो बीकानेरी स्टाइल जो आपके पास होती है, ऐसी अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, उनको एक बार पढ़ लेना। खासकर मधुबनी स्टाइल जो है उसको पढ़ लेना। ठीक है, और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर न्यूज थोड़ी सी कम हो पा रही है, टाइम थोड़ा सा कम होता है। चिंता मत करो, मंडे से क्लास जो आपके पास है वो 1 घंटे की हो जाएगी, 1 आवर की हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जो आपके पास है क्लास जो है उसमें हम सारी न्यूज प्रीवियस तरह करेंगे। आ गई टाइम लिमिट, मुझे पता है आ गई टाइम लिमिट। अभी यहाँ पे 40 मिनट्स की ही क्लास होती है। अभी मैं आप सबको पका नहीं पा रहा बड़े अच्छे तरीके से, आपकी खबर भी नहीं ले पा रहा। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही वो तो मुझे पता चल ही नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन कितना फाइन है वो अभी मुझे पता नहीं है। 1 घंटे वाली क्लास में फिर सबकी
नाम ले लेके बेइज्जती करूंगा, फिर कितना दिल को सुकून मिलेगा। ओहो, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है अगली न्यूज को देख लेते हैं। अगली न्यूज कुछ किस तरीके से कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी मैं नाम ले लेके बेइज्जती नहीं कर पाता क्योंकि मुझे 40 मिनट याद आ जाते हैं, सोचता हूँ कि पढ़ा लूं और आप लोग उसका फायदा उठा रहे। जल्दी से बताओ किस किस की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है? अच्छी नहीं मतलब अच्छी चल रही, बहुत अच्छी से छोड़ दो। सर हम नाम बदल देंगे तो याद रखना एडमिट मैं ही करता हूँ मीटिंग में। यहाँ पे अनअकैडमी जैसा नहीं कि आए मुंह उठा के ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि होस्ट जो है वो आपको एडमिट करेगा। आप डरावने नाम लिख के लेके आओगे तो मैं तो कतई नहीं करूंगा। सर मत लो आप सब्सक्रिप्शन। सर नो वायलेंस इन क्लास। वायलेंस क्लास में थोड़ी होगा, वायलेंस तो आपके घर पे होगा। मम्मी पापा कूटेंगे धमाधम धमाधम। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। तो हमारी कैबिनेट जो आपके पास है, कैबिनेट ने क्या किया, तीन चीजों का, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, याद रखना कौन सी समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उसने उसने अभी अभी जो आपके पास है इंसेंटिव अप्रूव किया है। किन किन फार्मर्स के लिए? सबसे पहला जूट, कोकोनट फार्मर और शुगर केन फार्मर जो आपके पास है उनके लिए। अब आप बोलोगे कि सर यही फार्मर क्या अलबेले फार्मर हैं, यही किसान जो आपके पास हैं क्या अलबेले किसान है जिनको आपको ये इंसेंटिव जो आपके पास है इंसेंटिव देने, बाकी सारे किसान को इंसेंटिव आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं, बाकी सारे किसान जो आपके पास हैं उनके लिए हम क्या देते हैं, उनके लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपके पास है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? एमएसपी जो आपके पास है, व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपके पास है, ये क्या होता है? ये होता है कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में लगी हुई कॉस्ट प्लस प्लस उसके बाद आपका खुद का दिया हुआ श्रम, उसकी कुछ कॉस्ट, उन सबको मिला के हम क्या करते हैं, न्यूनतम समर्थक मूल्य का जो है डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि कॉटन होता है, शुगर केन होता है, जूट होता है, इन पे एमएसपी अब डिसाइड होने लग गई। पहले क्या होता था, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइसेस जो आपके पास हैं वो डिसाइड होती थी, एफआरपी जिसे आप कहते हो। लेकिन अभी तो इन पे एमएसपी जो आपके पास है वो यहाँ पे डिसाइड होने लग गई। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है ना, वो इन सभी को देख रही होती है, सीसीईए। और वैसे अगर एमएसपी को देखोगे तो वैसे कौन देखता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो आपके पास है वो देखती है। और ये क्या करती है, सीसीईए को रिकमेंडेशन देती है और फिर क्या होता है, इनकी प्राइसेस डिसाइड होती है। तो ये कुछ तरीके के एक्सेप्शन है। अब कुछ देखते हैं, देखो कॉटन की डिमांड कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ी है। मास्क, मेडिसिन, सर्जरी जो होती है उन सभी में कॉटन, प्योर कॉटन की डिमांड बढ़ी है। शुगर केन की अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर ब्राजील की फसल फेल होने के बाद इसकी डिमांड भी बढ़ी है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो जूट की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है। कारण क्या है, क्योंकि दिस इज द फाइबर ऑफ फ्यूचर, ये क्या है, आपका फ्यूचर का रेशा है। और लोग प्लास्टिक की जगह इसका सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, प्लास्टिक जो है उसको सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है। मैंने बोला कि चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इंसेंटिव लिए। जैसे कि जूट में देखोगे ना, तो जूट में 100% कंपलसरी पैकिंग जो आपके पास है वो कर दी गई है। कॉटन जो है, कॉटन के लिए भी काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए। और इन इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि जो किसान आपके पास हैं उन सभी की इनकम को हमें डबल करना है। तो यही सिंपल से छोटे छोटे से फंडा जो आपके पास है वो है। इंसेंटिव कौन अप्रूव करता है, सीसीईए, ये जरूर याद रखना। यूपीएससी वालों को पता होगा कि एक ना एक क्वेश्चन आपका हर साल मिनिस्ट्रीज से आता है। इस बार भी एक क्वेश्चन मिनिस्ट्री से आया हुआ था, शायद आपको याद होगा, पेशा वाला क्वेश्चन जो है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरिया जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन जो आपके पास है पूछा गया था। तो मिनिस्ट्रीज से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आते रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज जो है वो कुछ इस तरीके से है कि भैया चाइना ने अपनी पनडुब्बी पाकिस्तान को दे दी डुबाने के लिए, ये पूरी हो नहीं पाएगी।
हाँ, ये वाली कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में जनजाति समृद्धता। हाँ, तो इसमें कुछ चीजें मैंने आपको बतानी कि मध्य प्रदेश जो आपके पास है उसमें ट्राइब्स रहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कितने जिले ऐसे हैं जहां पे ट्राइब्स रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल लगभग लगभग 52 जिले जो हैं उनमें से लगभग लगभग 21 जिले जो हैं वो जनजातीय जिले हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, मे बी आपकी किताबें गलत लिख रही हूँ, अपडेट कर लेना, मध्य प्रदेश सरकार ने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद पूर्व जनजाति जनसंख्या जो आपके पास 6, लेकिन अब अधिकांश मतलब मेजोरिटी जो आपके पास बहुल्य जिले की बात करें तो अब 15 जिले ऐसे हैं जहां पे बहुल्य जनजातियां रहती हैं, जनजातियां बहुत ज्यादा रहती हैं। और एक जिले एक उत्पाद के अंतर्गत अलग अलग जिलों के लिए उत्पाद डिसाइड करे गए, जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली में क्या करा गया, कोदी कुकटी जो आपके पास है उसको, भिंड मुरैना में सरसों, नरसिंहपुर में तुअर की दाल, दमोह में चने की दाल, रायसेन जो है वहां पे बासमती चावल, बालाघाट जो है वहां पे किन्नौरी चावल जो आपके पास है, उन सभी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और खासकर अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो तो जरूर याद रखना, मे बी इंटरव्यू से भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये सारी न्यूज आपकी हो गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एक और न्यूज जो आपके पास है, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में भी पेंटर जो आपके पास है वो न्यूज में। तो मध्य प्रदेश में अगर आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश में भूरीबाई जो है, भूरीबाई, ये न्यूज में है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये क्या है, ये एक भील कला जो आपके पास होती है ना, भील कला, भील कला को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाने वाली पेंटर है, ठीक है। तो इनको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की किन पेंटर को या किस चित्रकला करने वाली जो आपके पास है महिला है, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो भूरीबाई का नाम याद रखना है, और ये किस जनजाति से आती हैं ये भी आपको बड़े अच्छे से धूमधाम से याद रखना है, ठीक है। और भारिया, इनके आजकल आभूषण भी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देख रहे होगे, कंटिन्यूअसली विजिट कर रहे हो, तो मे भी कभी कभी बोरा जाए ऐसे क्वेश्चन पूछ लें। तो भारिया जो महिलाएं होती हैं ये क्या करती हैं, एक सफेद मोतियों वाले जो आपके पास आभूषण है, ऊपर लाल लाल कलर के ये फ्लावर्स आपके पास लगे होते हैं, इन आभूषणों को ये पहन रही होती हैं, ये इनके क्या है, परिधान है, ठीक है। और ये किससे निर्मित होते हैं, अधिकतर लोहे से निर्मित होते हैं, इसमें कॉस्टली मेटल जो है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इंपोर्टेंट ये वाला बहुत ज्यादा है, ये भूरीबाई जी हैं, इनको आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, इनके क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, और इस बार आ भी सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लास्ट में एक छोटी सी न्यूज है, बंजारा जाति जो आपके पास है उसको कंगे के लिए रिकॉग्नाइज करा गया है। कंगा जो आपके पास है, सुप्रसिद्ध कंगा जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, बंजारा जाति के द्वारा बनाया जाता है। तो बंजारा जाति जो आपके पास है, और शहरिया जाति भी कंगा निर्माण के लिए जानी जाती, शायद आपको पता होगा। बंजारा जाति वो होती है जो अपना एक खुद का निश्चित घर नहीं बनाती, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ट्रांस ह्यूमन जो आपके पास है ये करते रहते हैं। और ये अधिकतर क्या करते हैं, ये जो जानवर होते हैं उनके सींग जो होते हैं उनको काट के कंगा बनाते हैं, या लकड़ी जो होती है उसको काट के कंगा बनाते हैं। ये उज्जैन, रतलाम, नीमच, इन सारी की सारे क्षेत्रों में प्रमुखता पाए जाते हैं और अपने कंगे का निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। आज न्यूज खैर जितनी मैक्सिमम हो पाई वो हमने पूरी करी। अब न्यूज जो आपके पास है वो हम करेंगे, आगे भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं करोगे तो दिक्कत परेशानी में पड़ जाओगे। अभी के लिए इतना ही, अनेक अनेक धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है।